गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम लोग आज घटना चक्र का नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। महीना कौन सा है ये हम लोग देखते हैं, मार्च की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेकर के। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इंग्लिश में बोलते हैं सीपीआई। फुल फॉर्म क्या होगा सीपीआई का? करप्शन ION है लास्ट में, ION करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को। पहले तो समझते हैं जारी कौन करता है। पब्लिश्ड बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा NATIONL द्वारा जारी किया था। हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी करके। इंग्लिश के भी कुछ शब्द लिखते रहेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। कब से जारी किया जा रहा है? 1995 से। और इसमें जो शामिल होते हैं देश, क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है सूचकांक भ्रष्टाचार की स्थिति को। नाम से ही पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार मेजर कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की स्थिति कहाँ पर? शासन में। शासन में या सरकार में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, उसी को मेजर करता है, मापन करता है, मूल्यांकन करता है। होता क्या है कि ये जारी करता है तो कई चीज़ों के बारे में आते हैं रिपोर्ट। हम अपने मतलब को देख लेते हैं। ये CPI जारी करता है दो चीज़ों के बारे में। दो चीज़ों मतलब दो कैटेगरीज में। एक देश, कौन सा देश कितना करप्टेड है, फिर कौन सा क्षेत्र कितना करप्टेड है। देश तो आप लोग जान रहे होंगे, क्षेत्रों को बांट रखा है कंटिनेंट के हिसाब से। जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, इस तरह से बांट रखा है। ठीक है, देश हम लोग जानते हैं। अब यहाँ आता है सूचकांक के बारे में। तो समझते हैं सूचकांक को। सूचकांक को इंग्लिश होते हैं इंडेक्स। कौन सा सूचकांक देख रहे हैं हम लोग? CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कहीं भी सूचकांक आता है तो इसके नाम से स्पष्ट सूचक धन अंक, अंक के माध्यम से सूचना देता है। तो ये कौन सा अंक हमको बता रहा है? ये बताता है 0 से 100 के बीच इसके पास अंक है। 0 से 100 के बीच अंक देता है देशों को। ठीक है, 0 से 100 के बीच अंक देता है देशों को, और बताता है कि 0 वाला जो है वो सबसे भ्रष्ट है। जिसको नंबर मिला 0 वो होगा सबसे भ्रष्ट, और जिसको मिलेगा नंबर 100 वो होगा सबसे ईमानदार देश। या सबसे कम भ्रष्ट कर सकते हैं।
कभी कभी यही पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोग मतलब जान गए कि जीरो का मतलब है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट। ज़्यादा लिख देते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट। बीच में कहीं 50 आता है, यहीं कहीं होगा, मान लीजिए 50। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाले जो देश हैं कौन से हैं, इनकी सूची क्या है? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट की सूची में पहला नंबर आता है साउथ सूडान का। दक्षिणी सूडान। दूसरा नंबर है सोमालिया का। और तीसरा नंबर है वेनेजुएला। और सबसे ईमानदार अगर देश देखते हैं तो उसमें कौन से देश हैं? सबसे अधिक ईमानदार वाले देश, पहला आपका होगा डेनमार्क। जो सबसे अधिक ईमानदार है वो डेनमार्क। उससे कम ईमानदार हल्का सा है फिनलैंड। और उससे कम है ईमानदार सिंगापुर। ये तीन हो गए सबसे ईमानदार देश। ठीक। अब अभी हमने भारत के बारे में नहीं देखा, भारत की स्थिति क्या है। ये 50 है तो यहाँ कहीं होगा 43। 43 ये विश्व का औसत है, मतलब पूरे विश्व का सीपीआई है 43। ये रैंक नहीं बता रहा हूँ, ये अंक बता रहा हूँ। 0 से 100 के बीच जो अंक मिलते हैं उसका स्कोर है, इसको बोलते हैं स्कोर। ठीक है, कोई भी देश है उसको 0 से 100 के बीच कोई अंक मिलेगा, फिर उनको रैंकिंग कर ली जाती है जो जिस नंबर पर आए। तो विश्व का स्कोर है 43। और एक चीज़ इससे पता चलती है कि 2/3 से ज़्यादा देश, इसमें जितने भी देश शामिल हैं उसमें 2/3 से ज़्यादा देशों का जो स्कोर है, 2/3 से ज़्यादा देशों का जो स्कोर है वो यही है, 50 से कम है। बीच में 50, तो ये 50 के इस तरफ अधिकांश देश 50 के इस तरफ हैं। विश्व के 2/3 देश 0 से 50 के बीच स्कोर उनको मिला है। और इन देशों में 85% जनसंख्या रहती है। अब सोचने की बात यह है कि विश्व के अधिकांश देशों का स्थिति क्या है, खस्ता हाल है। अधिकांश देश, विश्व की जनसंख्या करप्टेड वाले देशों में जी रही है। अब हम देखते हैं हमारी स्थिति क्या है। हमारी मतलब भारत की, ये 43 हो गया। भारत इस तरफ कहीं आएगा जिसकी रैंक है 96 और स्कोर आया है 38। तो हम एक नया बनाते हैं इंडेक्स का सूचकांक। ये मान लीजिए 0 का हो गया, ये है 100। ये क्या है, स्कोर मिलता है। जैसे आप कोई क्लास में से आप जब एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल पास कर लेते हैं, तो हर साल क्या मिलता है आपको, लास्ट में स्कोर कार्ड मिलता है, रिजल्ट जो आता है। तो वैसे ही ये स्कोर कार्ड है, यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। और भारत का जो स्कोर मिला है वो मिला है 38। तो ये यहाँ पर आएगा, ये स्कोर मिला है भारत को। भारत का स्कोर भी 50 से कम है। और रैंक क्या आई है भारत की, भारत को रैंक मिली है
96। ये अभी जो सूचकांक आया 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2024 में भारत की रैंक है 96, और पिछले साल जो रैंक थी 2023 वाले में वो 93 थी। दोनों बातें याद रखेंगे। स्कोर भी एक आध बार पूछा गया है, रैंक भी पूछा जाता है। विश्व का इतना ये याद रखें, इतना ये याद रखें, स्कोर कितना कितना होता है, जारी कौन करता है, ये सारी बातें याद रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है। कभी कभी विश्व का स्कोर पूछ लेते हैं तो वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे थे 2024 हेडिंग में लिखा या नहीं लिखा मैंने, ये सीपीआई जो चर्चा हो रहा था 2024 का हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेटेस्ट का यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक। देखिए फिर सूचकांक आ गया। सूचकांक में अंक चाहिए होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बताएं ना बताएं वो अलग बात है, पूछा कम जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी सूचकांक है इसका मतलब अंकों के माध्यम से बताया जाएगा कि कौन कितना श्रेष्ठ है, कौन कितना ढिल्लू है या पीछे है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी कौन करता है, तो जारी करता कौन है, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच ये भी एक एनजीओ है अंतर्राष्ट्रीय। इससे पहले जो पढ़ रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो भी क्या था, एनजीओ था। कब से पब्लिश कर रहा है, तो सिंस 2006। और इससे क्या पता चलता है, क्या बताता है ये सूचकांक, ये मूल्यांकन करता है चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का। चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का। तो आपको चरम मौसमी घटनाएं पता चलना चाहिए, फिर आप बता पाएंगे प्रभाव कैसे है। तो चरम मौसमी घटनाएं जो होती हैं, मौसम तो आप लोग जानते हैं, वेदर। जैसे कि हवा चल रही है सामान्य, बहुत तेज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तूफान। तो ये चरम हो गया उसका, वायु का। दूसरा, वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो जाए तो बाढ़। नॉर्मल हो रहा है, पानी नॉर्मल बरस रहा है, मान लो ना ही बरसे तो इस मौसम का चरम हो गया सूखा, ठीक है। मान लीजिए गर्मी चल रही है, क्या चल रही है, गर्मी, तापमान 30-35 से 45 पहुंच जाए तो क्या हो गया, हीट वेव बोलते हैं उसको। ये सब मौसमी घटनाएं कौन सी चरम स्तर पर हैं, बीच में नहीं। हम लोगों को जीवन जीने के लिए स्थिति चाहिए बीच की, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा हवा हो तेज चल रही हो, न ज़्यादा कम चल रही हो, पानी न ज़्यादा बरस रहा हो न कम बरस रहा हो, मतलब बाढ़ भी ना आए हमारा काम भी चल जाए। तो इसके उस तरफ या इस तरफ जब जाएंगे तो ऐसी घटनाएं हो जाती चरम मौसमी घटनाएं। अब देखते हैं इनका प्रभाव। चरम मौसमी घटनाओं का जब प्रभाव पड़ता है दो तरीके से। एक तो होता है, कहते हैं जान माल का नुकसान हो गया,
तो पहले हम पढ़ते हैं मानवीय प्रभाव। जानमाल आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जब आपका क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। ये जो घटनाएं हैं किसकी वजह से हैं? जलवायु परिवर्तन। क्या हुआ इनकी? एक मिनट। जलवायु परिवर्तन जो हुआ उसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं की तीव्रता बढ़ गई है, बस। क्या बढ़ गई है? तीव्रता। जल पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन तीव्रता इतनी अधिक नहीं थी जितनी अब हो गई है। प्लस फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, आवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या इसको बोल सकते बारंबारता। बारंबार मतलब बारंबार हो रहा है। तीव्रता का मतलब पहले जैसे कि तूफान आते थे तो कम तीव्र होते थे, तूफानों की स्पीड होती थी 100-150। अब आ रहे हैं तो 350 पहुंच जा रही है। तो ये क्या है? तीव्रता है। वैसे हीट वेव पहले 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था, मान लीजिए, अब पहुंच गया 50 पहुंच गया, तीव्रता बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है? साल में पहले हीट वेव मान लीजिए कि 2 बार होता था। गर्मी के मौसम में हीट वेव होता है, तो मान लीजिए गर्मी में ऐसे 2-3 महीने गर्मी होती है, 3 महीने की, तो 2 बार हुआ। अब क्या हो रहा है? वो 5 बार हो रहा है। तो क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो ऐसे बाढ़, साल में पहले 4 बार बाढ़ आती थी, अब 8 बार आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तीव्रता क्या होगी बाढ़ की? पहले बाढ़ आती थी तो मान लीजिए कि जो वर्षा हुई, वर्षा से ही बाढ़ आती है, या कोई डैम टूट जाए। तो बाढ़ जब आती थी तो मान लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर, 1000 mm की वर्षा हुई, या जो लेवल बढ़ा, अगली बार हुआ तो उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ गया वर्षा का, तो ये तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्रभाव हो रहा है वही हम इससे सूचकांक से मेजर करेंगे। 2 तरह के प्रभाव इसमें दिखाए गए, मानवीय प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। जब कोई दुर्घटना घटना होती है तो हम लोग बोलते हैं जान माल। माल का मतलब होता है वस्तुएं, जान का मतलब मानव। तो उसका जो नुकसान होता है उसी को बोलते हैं जान माल की हानि। तो मानवीय प्रभाव क्या पड़ता है? किसी घटना का, जो चरम घटनाएं होती हैं वो। तो मानवीय प्रभाव में भाई डेथ हो जाती है। जब किसी परिवार जब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होता है? इमोशनल शॉक लगता है। कौन सा शॉक? इमोशनल। भावनात्मक रूप से आदमी क्या होता है? टूट जाता है। भावनात्मक नुकसान होता है कि अब कोई व्यक्ति नहीं रहा तो उसके बिना कैसे जिएंगे। क्यों? क्योंकि तूफान आया, चक्रवात आया, घर टूट गया। अब उस घर से उसका लगाव, तब भावनात्मक नुकसान हो गया। व्यक्ति का तो नुकसान हुआ ही हुआ, भावनात्मक भी हुआ। अब वो वहाँ रह भी नहीं पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? विस्थापन हो जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, या प्रवास करता है आदमी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या फिर और क्या होता है, इससे लोग घायल, बेसहारा हो जाते हैं। घायल और बेसहारा हो गए, तो ये मानवीय नुकसान है। आर्थिक प्रभाव क्या होता है? ये आपको मेंस में लिखने में काम आएगा कि होता क्या है कहीं कहीं। आर्थिक प्रभाव में क्या होगा? जैसे कि आपका सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर टूट गए, रोड धंस गई, टेलीकम्युनिकेशन ठप हो गया। तो ये सब क्या है? मेडिकल फैसिलिटी, अस्पताल ख़त्म हो गए, घर ढह गया। तो ये सब आर्थिक नुकसान हो गए। तो इन्हीं का मूल्यांकन करता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है। तो कभी आपको जलवायु परिवर्तन पूछा जाता है तो आप उसको इस तरह से बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं मेंस में, जो मेंस में भी काम करेगा आराम से, टॉपिक है जो भी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट के बारे में कि क्या है इन्होंने रिपोर्ट दी है। तो इन्होंने रिपोर्ट में जो बताया है, 2 तरह की घटनाओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया है।
1993 से लेकर के 1922 तक का एक आंकड़ा लिया है, 30 वर्ष का पीरियड। एक 2022 का पीरियड लिया है। 1993 से 2022 का पीरियड है, एक है 2022 के लिए केवल। तो 2022 में स्थिति देशों की क्या रही, तो दो तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखते हैं 2022 के लिए शीर्ष प्रभावित देश कौन रहे क्लाइमेट रिस्क से। तो शीर्ष प्रभावित देश रहा क्लाइमेट रिस्क में, पहले नंबर पर क्लाइमेट रिस्क में कौन रहा, क्योंकि हम प्रभाव मेजर कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो सबसे अधिक प्रभावित रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, छोटा भाई, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही उत्पात मचा रहा है। और दूसरा देश हो गया बेलीज, तीसरा है इटली। तो सबसे अधिक प्रभावित देश 2022 वाले में ईयर में 3 ये हो गए। 1993 से 2022 के बीच अगर कैलकुलेट किया जाए तो सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा, दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप याद भी रखेंगे। शेष प्रभावित देश डोमिनिका, दूसरा है चीन, चाइना, तीसरा है होंडुरस। और हमारा नंबर यहाँ पर है 6वां नंबर, भारत 6ठे नंबर पर है यहाँ। और शीर्ष प्रभावित देशों में 2022 के लिए अमेरिका है 7वें नंबर पर। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, भारत को 6वें नंबर पर रखा गया। 1993 से 2022 30 वर्ष का जो आंकड़ा आया है, ये कितने 30 वर्ष के हैं, 30 ईयर का है। क्यों रखा गया, क्योंकि भारत में बहुत नुकसान हुआ इस बीच में। ठीक है, तो घटनाएं के नाम भी हैं, जैसे 1998-99 में बहुत चक्रवात आए, उनके नाम। तो आप बेसिकली चक्रवात हैं। अभी लेटेस्ट में जैसे जो आए हैं, हुडहुड आया, कौन, हुडहुड, हुड हुड एक चक्रवात आया, दूसरा अम्फन है। तो इससे क्या बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। उत्तराखंड में जो तबाही आई थी, तो इससे भी, तो ऐसी चीज़ें जब किसी देश में घटती हैं तो उसका वो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। केरल में लैंडस्लाइड हुआ, केरल लैंडस्लाइड। तो इन सब वजहों से भारत को रैंकिंग यहाँ पर क्या हो गई, 6वीं हो गई। और नुकसान की अगर बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या हुआ, देखिए क्लाइमेट चेंज का प्रभाव नुकसान तक पहुँचता है। कैसे नुकसान है, भारत को जो नुकसान हुआ फाइनेंस का, $180 बिलियन का नुकसान हुआ है। अमाउंट फिर नहीं याद रखनी है आपको, एक आइडिया पता होना चाहिए कि 150-200 बिलियन का नुकसान भारत का हुआ है पिछले 30 साल में। और मानो क्षति कितनी हुई है, लगभग 80,000 लोग इसमें मारे गए हैं लगभग। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट है रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है, उस पर है। रूस यूक्रेन संकट। आप लोग काफ़ी हद तक इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है युद्ध। रूस ने पहले ही क्रीमिया पर कब्जा कर रखा है, अब आगे कीव पर हमले कर रहा है।
अब इनके बीच युद्ध चल रहा है। इनको जो सपोर्ट है यूक्रेन को, किसका सपोर्ट है? यूरोपियन देशों का सपोर्ट है, यूरोप का सपोर्ट है। यूरोप के सभी दोस्त लगभग सपोर्ट कर रहे हैं। जो पश्चिमी हाँ पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी यूरोप सपोर्ट कर रहा है विशेष रूप से। जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, आपका जर्मनी सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इसके सपोर्ट में है। इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था कौन? कर रहा था अमेरिका। अब जब कोई युद्ध हो रहा है तो सपोर्ट किस चीज़ से होता है? भाई हो पैसा दे दो, या युद्ध में ज़रूरत होती है हथियारों की, पैसे से भी हथियार ही खरीदने हैं तो ये हथियार दे दो। तो अभी जो रिपोर्ट आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उससे पता चला कि क्या पता चला? यूक्रेन को सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का, लार्जेस्ट सप्लायर यूक्रेन का कौन है? लार्जेस्ट सप्लायर अमेरिका है यूक्रेन का। हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है अमेरिका यूक्रेन का। सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को। अब मामला पलट गया। क्या मामला पलट क्या गया? अमेरिका में हुए चुनाव, और चुनाव के बाद सत्ता पलटी। इससे पहले थे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वहाँ पर मुखिया होता है राष्ट्रपति, जो आप लोग जानते होंगे कितने साल के लिए होता है? 4 साल के लिए। तो पहले थे जो बाइडेन जी, जिनकी जगह पर आ गए चुनकर ट्रंप महोदय, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये ट्रंप महोदय आ गए, इन्होंने क्या कर दी? नीति चेंज कर दी। इन्होंने कहा ऐसा है, यूक्रेन को हमने क्या सप्लाई किया? हथियार। हमको भी यूक्रेन से कुछ चाहिए। तो ट्रंप ने डिमांड रखी सीधे से, हमें चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स। इन मिनरल्स का उपयोग इस समय बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत कम पाए जाते हैं। उपयोग कहाँ है? डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस में जब बनाते हैं, जहाज है, रडार है, कुछ भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी बना रहे हैं, तो ये बहुत उपयोगी। लेकिन विश्व में पाए बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन ये यूक्रेन के पास हैं। तो ट्रंप ने कहा हम आपको करना पड़ेगा समझौता। किसको बोला? यूक्रेन को। और समझौता होगा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के। आप हमको रेयर अर्थ मिनरल्स दोगे, तब हम आपको करेंगे आर्म सप्लाई। पहली बात। और दूसरा, ये युद्ध बंद करो, हम सहायता नहीं देंगे अगर हमको ये सप्लाई नहीं करोगे। तो ये समझौता फाइनलाइज हो रहा है लगभग, रेयर अर्थ मिनरल एग्रीमेंट। यहाँ आपको हम बता देते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी पर बहुत रेयर पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उपलब्ध हैं, पर्याप्त, प्रचुर नहीं तो पर्याप्त उपलब्ध हैं ये मिनरल्स। दिक्कत इस बात की है कि इनसे एक्सट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल है, मतलब निष्कर्षण मुश्किल है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है वो, और टेक्नोलॉजी नहीं है, मुश्किल है, तो खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, ये हमने वहाँ के बारे में कुछ बताया कि वहाँ की स्थिति क्या चल रही है। तो ये समझौता हो गया, हो रहा है, अब इस समय भी चल रहा है, फाइनलाइज तो अभी नहीं हो पाया है। इस युद्ध की कुछ खास बातें रही, जैसे ड्रोन का प्रयोग किया गया बड़े पैमाने पर। ड्रोन का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया। तो ये इसका हमने समझाया आपको क्या है स्थिति यूक्रेन की। नेक्स्ट चलते हैं
फोर्थ, गोल्ड कार्ड योजना। ये कौन सी योजना है? और किसकी योजना है? किसकी तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, अमेरिका की योजना है गोल्ड कार्ड योजना। ये क्या बला है गोल्ड कार्ड? तो समझते हैं। पिछले साल वर्ष 2024 में, हम अपनी बात कर लेते हैं पहले भारत की, सिंपल सा। वर्ष 2024 में लगभग 8 लाख लोगों को अमेरिका में नागरिकता मिली। क्या मिली? नागरिकता। आपको पता होगा अमेरिका में नागरिकता के लिए लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं, पैसे से भी, काम से भी, हर तरीके से, लेकिन वहाँ नागरिकता बहुत मुश्किल से मिलती है। पहली समस्या है वहाँ पर। तो 2024 में 8 लाख लोगों को नागरिकता मिली, ये बहुत ज़रूरी बात है। वहाँ नागरिकता अगर प्राप्त कर सकते हैं तो तरीके कई सारे हैं। एक तो है नेचुरलाइजेशन का तरीका, जिसको बोलते हैं हिंदी में देसीकरण। भारत में भी तो नागरिकता ऐसे मिलती है देसीकरण से। और दूसरा है निवेश से। निवेश मतलब इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ देश में, पैसा लगाओ, नागरिकता पाओ। तो निवेश बेस कार्यक्रम है, निवेश आधारित कार्यक्रम चलाता रहता है। अब निवेश आधारित कार्यक्रम में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका नाम था वीजा कार्यक्रम है, EB-5, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 5। इसके तहत मिलता था ग्रीन कार्ड। आप लोगों का भी याद आया होगा, जो लोग शादी करने जाते हैं, करते हैं अमेरिकन से, तो बेसिकली मुद्दा ग्रीन कार्ड का भी होता है। केवल मुद्दा नहीं कहेंगे, बट ग्रीन कार्ड मिलता है, ठीक है। तो EB-5 कार्यक्रम, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कार्यक्रम में EB-5 प्रकार का वीज़ा होता है, जिसके तहत आपको ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। इसी ग्रीन कार्ड को रिप्लेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है किससे? गोल्ड कार्ड से। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर दोनों में ये है कि यहाँ ग्रीन कार्ड में आपको करना था 1 मिलियन का निवेश, $1 मिलियन निवेश करेंगे अमेरिका में, प्लस रोजगार सृजित करने की भी गारंटी देनी पड़ेगी। बाध्यता है, गारंटी नहीं। रोजगार सृजन मतलब इतने अमेरिकन को आप रोजगार देंगे, इसकी भी बाध्यता है इसमें, है क्या? थी। गोल्ड कार्ड जो इन्होंने घोषित किया है ट्रंप महोदय ने, इसमें सीधे सीधे कहा है भाई, $5 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, इतना रुपया सीधे सरकार को दो और गोल्ड कार्ड लो। आपको कहीं निवेश नहीं करना है, ना आपको रोजगार सृजन करना है, सीधे 5 मिलियन सरकार को दीजिए, गोल्ड कार्ड लीजिए। अब गोल्ड कार्ड मिल जाएगा तो नागरिकता का भी अधिकार आपको मिल जाएगा, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। नागरिकता मिलेगी नहीं, आप उसके अधिकारी हो जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें उसके बाद भी होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा। नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। हाँ, गोल्ड कार्ड आपको मिल गया तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो इसका आप पैसा अगर बढ़ा दिया है तो इसका मतलब तो ये है, जिसके पास पैसा होगा वही जा पाएगा।
मतलब कौन लोग जाएंगे? अमीर लोग जाएंगे। या इसको और अच्छे शब्द में कहना है तो समृद्ध निवेशक जाएंगे केवल। ठीक। फायदा क्या होगा अमेरिका को? इससे जब हर व्यक्ति 5 बिलियन पे करेगा तो इसको बोलते हैं पूंजी। पैसा आया तो पूंजी, अमेरिका में बढ़ेगी पूंजी। पूंजी आएगी तो निवेश, पूंजी है तो व्यापार, और इससे बढ़ेगी मांग। अब ये हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को देगा गति। ठीक है, ये उनका पूरा योजना है अमेरिका वालों का। क्योंकि अमेरिका में जो लोग काम करने जाते हैं बेसिकली जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वही जाते हैं, स्किल्ड बेस वर्कर वो काम करने के लिए जाते हैं। ठीक। हम आगे की ओर चलते हैं। 5 है जैव विविधता सम्मेलन। जैव विविधता सम्मेलन, ये तो ठीक है, इसका विस्तारित सत्र है हुआ है। मतलब क्या हुआ विस्तारित सत्र का, वो भी बताते हैं क्या हुआ। जैव विविधता सम्मेलन का विस्तारित सत्र 2025। तो इसको बोलते हैं CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में है तो UN लगाते हैं। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके 2 सत्र आयोजित हुए। कितने? 2 सत्र। ठीक है। पहला हुआ आपका जो रेगुलर सेशन था, फिर एक्सटेंडेड विस्तारित वाला, CBD की मीटिंग बुलाई गई थी। पहले रेगुलरली बुलाई गई थी जो, उसी में तो रेगुलर मीटिंग कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ये हुई थी नवंबर 2024 में। इसको याद रखेंगे। और लोकेशन थी काली, काली माँ आएगी, काली, और काली है कोलंबिया में स्थित है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, जो साउथ अमेरिका में है कोलंबिया। तो कोलंबिया साउथ अमेरिका में है। उसके काली में हुआ था आयोजन रेगुलर सेशन का, लेकिन ये हो गया विफल। विफलता का कारण था वित्तीय सहायता से इनकार किया था विकसित देशों ने, या वित्तीय सहायता पर सहमति नहीं बन पाई। तो इशू था वित्तीय सहायता, ये हो गया था इसकी वजह से विफल। तो इसी का फिर विस्तारित सेशन बुलाया गया, एक्सटेंडेड वर्जन की। भाई पिछले में सहमति हो गई थी, दोबारा से बुलाया जाए। तो दोबारा से सत्र बुलाया गया था फरवरी 2025 में। कहाँ पर बुलाया गया? रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। और इटली आप जानते हैं यूरोप में है। यहाँ पर इसका विस्तारित सत्र बुलाया गया। और किसके ऑफिस में बुलाया गया था? FAO,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में, वही हेडक्वार्टर में बुलाई गई थी मीटिंग। इस मीटिंग में क्या सहमति हुई, इसका जो परिणाम निकला, एक चीज को अपडेट किया इन लोगों ने, केवल राष्ट्रीय जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, इसी को अपडेट किया गया। इसको अपडेट किए हैं और कोई काम हुआ नहीं। अच्छा, इसमें फोकस किस बातों पर रहता है, ये जो कन्वेंशन है, क्या केंद्र बिंदु, नाम ही है बायोडाइवर्सिटी पर संधि है ना ये, तो जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण, नाम बायोडाइवर्सिटी है तो उसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जैव विविधता का संरक्षण करने के बाद उनका सतत उपयोग करना, न्याय संगत उपयोग। न्याय संगत मतलब सबको मौका मिले, ऐसा ना हो कोई एक देश सारे रिसोर्सेस लूट ले, खा जाए या कब्जा कर ले। न्याय संगत उपयोग, सबको मौका मिले। ठीक है, तो ये हो गया आपका CBD का विस्तारित सेशन। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। तो इसको जारी कौन करता है, जारी करता है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जानकारी देता है शासन में लोकतंत्र है या नहीं है। शासन में लोकतंत्र, शासन से मतलब सरकारों में लोकतंत्र है या नहीं है या कितना है। तो शासन में लोकतंत्र, नाम में ही लिखा हुआ लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ये भी सूचकांक है, तो सूचकांक है तो ये अंक होंगे, इसमें अंक में स्कोर मिलेगा, स्कोर बोर्ड होगा आपको, जो भी देश होते हैं तो उसके आधार पर रैंकिंग तय होती है। तो सूचकांक है 0 से 10 के बीच का स्कोर मिलेगा किसी देश को, और जिसका फिर स्कोर को ऑर्डर में लगा लेते हैं क्रम में। तो जिसको स्कोर आया 0, वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र कम है। जिसका नंबर आया 10, जिसका स्कोर आया 10, वो बेस्ट लोकतंत्र है। वहाँ पर क्या है, बेहतर लोकतंत्र है, सबसे अच्छा।
10 वाला लोकतंत्र सबसे अच्छा, जिस देश का नंबर 10 आएगा, स्कोर आएगा, वो सबसे अच्छा लोकतंत्र होगा उसका। तो बेहतर लोकतंत्र, सबसे बेस्ट लोकतंत्र वाले देश कौन से हैं? तो पहला देश है नॉर्वे, दूसरा है आपका न्यूजीलैंड, और तीसरा है स्वीडन। सबसे खराब लोकतंत्र में कम लोकतंत्र, या इसको बोलते हैं तानाशाही। 0 पर आ गए तो वहाँ तानाशाही चल रही है। तो सबसे ज़्यादा तानाशाह देश है जिसकी रैंकिंग है 167, दैट इज अफ़गानिस्तान। आप लोग लिख लेंगे अफ़गानिस्तान। दूसरा है म्यांमार 166, और 165 नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। यहाँ पर जो लोकतंत्र इन्होंने बताया है सूचकांक में, जो कैटेगरी है इस सूचकांक के तहत मिलेंगी, 4 तरह की कैटेगरी आपको मिलेंगी। आपका जो स्कोर आएगा उस स्कोर के आधार पर इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा है देशों को। एक तो है पूर्ण लोकतंत्र जो 10 नंबर वाले हैं, फुल डेमोक्रेसी। दूसरा है फ्लैट डेमोक्रेसी, FLAWED। फ्लैट मतलब होता है त्रुटिपूर्ण। आगे लोकतंत्र लिख लेंगे, फ्लैट डेमोक्रेसी, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। तीसरा है हाइब्रिड रिजीम, और चौथा है अथॉरिटेरियन रिजीम या तानाशाही व्यवस्था। हम कहाँ पर हैं इसमें, ये हमें पता करना है। यहीं पर है, फ्लैट डेमोक्रेसी है हमारी। हमारे यहाँ पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। और हमारे साथ ही यहाँ पर कौन है? अमेरिका भी है। हमारे साथ ही स्थिति है अमेरिका की भी। USA भी इसी में शामिल है, भारत भी इसी में है। चलिए भारत के बारे में जानते हैं कि भारत का रैंक स्कोर कितना है। भारत का रैंक और भारत का स्कोर कितना है? तो भारत की जो रैंक आई है वो है 41, और स्कोर आया है 7.29। स्कोर पूछा नहीं जाता जनरली, तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, रैंक आप जरूर याद रखेंगे। तो भारत फ्लैट डेमोक्रेसी वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान भी वैसा ही है। भारत को जो स्थिति दी गई है उसके कारण क्या है फ्लैट डेमोक्रेसी की? भारत में फ्लैट डेमोक्रेसी जो दी गई उसको कारण बताया गया है इंटरनेट सेंसरशिप। इंटरनेट सेंसरशिप। दूसरा 19 फर्स्ट ए आर्टिकल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तीसरा मीडिया कंट्रोल, मतलब मीडिया पर कंट्रोल किया जा रहा है। चौथा है असहमति पर कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। असहमति पर कार्रवाई, मीडिया पर कंट्रोल है। तो मीडिया वही दिखा रहा है जो सरकार चाह रही है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। मीडिया पर नियंत्रण। ठीक, तो हमने ये भी देख लिया
लोकतंत्र की स्थिति क्या है। हम आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, विस्तार पुराना ही हुआ है, नए सदस्य को इसमें शामिल किया गया है, उसका नाम है इंडोनेशिया, इसीलिए ये न्यूज़ में है और कुछ नहीं है। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, फिर विस्तार जानते हैं। ये ब्रिक जो शब्द है इसको दिया था जिम ओ नील ने। जिम 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 ओ नील इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। ब्रिक की जो पहली बैठक हुई 2009 में कहाँ पर हुई, एकटेरिनबर्ग में। और एकटेरिनबर्ग कहाँ है, ये रूस में है। ठीक, इसमें जो नया सदस्य जोड़ा गया है ब्रिक के बाद ये ब्रिक्स हो गया, जब इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ा गया। अच्छा, एक ब्रिक में जब साउथ अफ्रीका जोड़ा गया, कब? दक्षिण अफ्रीका जोड़ा गया इसमें 2010 में। जोड़ा गया मतलब इसको 2010 में, हाँ 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर बना। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल थे? सभी देशों का पहला अक्षर शामिल किया गया है। बी फॉर है ब्राज़ील, आर फॉर है रसिया, दैट इज रूस, आई फॉर है इंडिया, सी फॉर है चाइना, और एस फॉर है साउथ अफ्रीका। इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। ये देश थे 5 अभी तक। अब इनमें 6 देश और शामिल कर लिए गए हैं, प्लस 6, तो टोटल हो गए 11। ठीक है। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन सा? अंतर सरकारी संगठन। तो 11 देश हो गए। अभी जो मेंबर बनाया गया है, 6 देशों के नाम लिख देते हैं पहले कौन से हैं। हर जगह से देश शामिल किए गए। साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया को शामिल किया गया है, इसी के संदर्भ में ये न्यूज़ है। इंडोनेशिया को शामिल किया गया। हमारे पाकिस्तान के पड़ोस में हमारा मित्र ईरान। इसके बाद हम जहाँ से तेल मंगवाते हैं सऊदी अरेबिया, दोनों अरब सऊदी अरब शामिल हैं, यूएई और सऊदी अरब। सऊदी अरब हो गया, और संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद है आपका मिस्र, ये अफ्रीका से है देश मिस्र, और लास्ट है इथियोपिया। इथियोपिया, ये 6 देश इसमें शामिल हुए, तो टोटल हो गए 11। यहाँ आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया से एक ही देश है। कौन?
इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया से एक ही देश है। इसी के संदर्भ में ये न्यूज है कि इंडोनेशिया को भी भारत की सदस्यता ब्रिक्स की सदस्यता दी गई है। ब्रिक्स की उपलब्धियां जो रही, अच्छा एक और चीज़, ब्रिक्स की 2025 की जो अध्यक्षता जो मिली है वो ब्राज़ील को मिली है। ठीक, ब्रिक्स के बारे में दो बातें और जान लेते हैं। ब्रिक्स जनसंख्या, कितनी जनसंख्या को प्रेजेंट करता है, ब्रिक्स में कितनी जनसंख्या शामिल है, और ब्रिक्स का जीडीपी में कितना हिस्सा है। 40% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में निवास करती है। और अगर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था का साइज देखें तो 1/4 है वैश्विक जीडीपी का, मतलब विश्व के जीडीपी का 25% या 1/4 जीडीपी देशों के ब्रिक्स देशों के पास है, विश्व के जीडीपी का। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। ब्रिक्स की जो कुछ उपलब्धियां रहीं, जैसे कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू एनडीबी एक बैंक बनाया है ब्रिक्स देशों ने, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई में। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। द एंड।